अब यहाँ हम देखते हैं कि कई बार क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्राणी जनन और अंडाणु जनन में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे आप इसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो उन डिफरेंसेस से पहले हम यहाँ पर क्या देंगे, पहले सिमिलैरिटीज बताएंगे, समानताएं बताएंगे, चाहे पूछा हो चाहे नहीं पूछा हो। एक बार हम समानताएं भी लिखेंगे कि दोनों के अंदर क्या समानताएं रहती हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले समानताओं की, सिमिलैरिटीज की। तो हम बोल के चलते हैं दोनों के अंदर क्या होता है, तीन अवस्थाएं होती हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन अवस्था, ग्रोथ फेज वृद्धि अवस्था, और परिपक्वन अवस्था मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तीनों दोनों के अंदर देखने को मिलती है। दूसरी हम बात करेंगे, दोनों में ही हैप्लॉइड बनते हैं। ठीक है, दोनों ही कैसे बनते हैं, किस प्रकार के बनते हैं, हैप्लॉइड प्रकार के बनते हैं। तीसरी बात करेंगे हम, दोनों का निर्माण प्रिमोर्डियल जर्म सेल से होता है, प्रिमोर्डियल जनन कोशिकाओं से होता है। ठीक, चौथी हम बात करेंगे, दोनों में ही दो प्रकार के परिपक्वन विभाजन देखने को मिलते हैं, मैच्योरेशन डिवीजन देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मतलब यहाँ पे भी हमें दो प्रकार के दोनों में देखने को मिल रहे हैं, मियोसिस फर्स्ट भी और मियोसिस सेकंड। तो इस प्रकार से ये तो इसमें क्या होगी, सिमिलैरिटीज। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस की, कि इनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से ये विभेदित है, एक दूसरे से अलग अलग है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की पहली बात करेंगे, तो यहाँ हम देखेंगे कि इनका निर्माण कहाँ होता है, टेस्टिस में, वृषणाणु के। इनका निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय के अंदर, ओवरी के अंदर इनका निर्माण। दूसरी बात करेंगे, चलो निर्माण तो हो गया, दूसरी बात कि हम बोलते हैं ये हमेशा बनते रहते हैं, कभी भी बन सकते हैं, एनी टाइम इनका फॉर्मेशन हो सकता है, और इनके लिए एक निश्चित काल सीमित है, वहीं पर तभी ये बनेंगे, हमेशा नहीं बन सकते। ठीक है, तो एक लिमिटेड टाइम होता है, निश्चित काल होता है, उसी में इनका निर्माण होता है। ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए ही फॉर्म। तीसरी बात, इसमें हम बात करेंगे, तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किया जाता है मेल्स में, वहीं फीमेल्स में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक, चौथी हम बात करेंगे, तो हम बोलेंगे कि इनके अंदर जो ग्रोथ फेज होती है वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, वृद्धि अवस्था बहुत छोटी देखने को मिलती है, स्मॉल होती है, वहीं इनमें ग्रोथ फेज, वृद्धि अवस्था बहुत बड़ी देखने को मिलेगी, बहुत लॉन्ग होती है, लंबी होती है। ठीक, वहीं पांचवी हम बात करेंगे कि इनमें वृद्धि अवस्था में न तो साइटोप्लाज्म में वृद्धि होती है, ठीक है, न तो साइटोप्लाज्म में वृद्धि होती, साइटोप्लाज्म भी कम किया जाता है, इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं होती, और इसी के साथ यहाँ पर कोई न्यूट्रिशन सब्सटेंस नहीं बनाया जाता, या रिजर्व्ड मटेरियल जो है, रिजर्व्ड सब्सटेंस या संचित पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ठीक है, नो और नो यहाँ पे। वहां पर अगर हम बात करेंगे तो साइटोप्लाज्मिक कोशिका द्रव्य में बहुत अधिक वृद्धि होती है, और वहां पर रिजर्व मटेरियल, संचित पदार्थ देखने को मिलता है, जो कि किसके फॉर्म में होता है, योग के फॉर्म में, पित्तक के फॉर्म में उपस्थित है। ठीक, ये कैसे
इनके चारों तरफ कोई एग मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं रहती। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कोई मेम्ब्रेन या झिल्ली इनके आसपास उपस्थित नहीं, जिन्हें हम एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन के नाम से भी बोल सकते हैं, एब्सेंट। वहीं यहाँ पर मेम्ब्रेन उपस्थित रहती हैं, एग मेम्ब्रेन के नाम से। यहाँ पर झिल्लियां उपस्थित रहती हैं, प्रेजेंट रहती हैं, और वो 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इस प्रकार से यहाँ पर झिल्लियों की संरचना भी देखने को मिलती है। वहीं हम आगे बात करेंगे सातवीं बात, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड जो है वो चलते रहते हैं, कंटिन्यूअस रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मियोसिस सेकेंड जो है वो कुछ देर के लिए रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, और जब सही टाइम आएगा उसी समय पर दूसरा विभाजन होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है, वहां पर एक के बाद एक क्रिया नहीं हो। वहीं इसकी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इसमें निर्माण किसका होता है? स्पर्म का होता है, शुक्राणु का निर्माण, वहां ओवम का, अंडाणु का निर्माण। शुक्राणु की अगर बात करते हैं तो शुक्राणु में हम देखते हैं कि ये टेललेस नहीं होता, इसमें टेल होती है। ठीक है, और ये मूवेबल होता है, गतिशील होता है, और इसकी संरचना स्मॉल होती है, छोटी होती है। वहीं उसकी बात करेंगे तो ये टेललेस होते हैं, वृत्ताकार, सर्कुलर होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ लार्ज होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, आकार में, और इमूवेबल होते हैं, गतिशील नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसको हम हेड, मिडिल पीस और टेल में विभक्त कर सकते हैं। उसको हम ऐसे कोई विभक्त नहीं होता। ठीक है, नो डिवीजन। ठीक है, वहां पे ना हेड रीजन है, ना टेल भाग है, ना मध्य भाग, ऐसा कोई भी डिवीजन वहां देखने को नहीं होता। यहाँ पे जब हम बात करेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है, तो उससे 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। ठीक है, और ये चारों स्पर्मेटिड किस प्रकार के होते हैं? क्रियात्मक होते हैं, फंक्शनल होते हैं। वहीं यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइमरी oocyte से, प्राथमिक oocyte से 4 सेल्स तो बनते हैं, लेकिन इनमें से फंक्शनल सिर्फ एक ओवम ही होता है। ठीक है, कार्यात्मक जो होता है वो एक ओवम ही होता है। बाकी 3 जो पोलर काय हैं वो नॉन फंक्शनल होती हैं, कोई क्रिया नहीं करती। ठीक है, वो नॉन फंक्शनल प्रकार की होती हैं, उसमें कोई क्रिया हमें देखने को नहीं मिलेगी। वहीं आगे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इस प्रकार की चीज देखी हमने। एक चीज और जो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर नेबन कण व मैनशेट जैसी संरचनाएं देखने को मिलती है। वहां पर ऐसी कोई भी संरचनाएं देखने को नहीं मिलती, अनुपस्थित रहती हैं, एब्सेंट रहती। ठीक है, यहाँ पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। वहां पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जैसी संरचना उपस्थित रहती है। ठीक है, ये प्रेजेंट रहेगी, उपस्थित रहेगी। दूसरी हम बात करें
करेंगे यहाँ पर हम देखते हैं बहुत प्रकार के सेंट्रियोल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल, समीपस्थ, दूरस्थ और वलय सेंट्रियोल। यहाँ पर ऐसी कोई भी संरचना सेंट्रियोल के रूप में उपस्थित नहीं रहती, अनुपस्थित रहती। ठीक है, वही अगर हम बात करेंगे दूसरी, तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन में हम ये बता देंगे कि किस प्रकार से, पूरा डायग्राम के थ्रू बताना है कैसे क्रिया हो रही। ठीक है, कि ये स्पर्मेटोगोनिया था, इससे क्या बन रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हो रहा है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का। ये ही आगे जाकर यहाँ पर हुई मल्टीप्लिकेशन, गुणन, जो कि माइटोसिस क्रिया के द्वारा था। ठीक है, यही आगे जाकर ग्रोथ में जाएगा, वृद्धि अवस्था में जाएगा, जहां पर इसकी वृद्धि हो जाएगी, और यही आगे जाकर हम बात करेंगे मैच्योरेशन में जाएगा। ठीक है, परिपक्वन होगा इसका। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो कि 2n प्रकार का है, ये भी 2n, ये भी 2n। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से बनेंगे, ये बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस प्रथम हुई है। वहीं ये आगे जाकर और आगे जाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे स्पर्मेटिड। ठीक है, ये भी n ही रहेंगे, अगुणित रहेंगे, और यहाँ पर मियोसिस सेकेंड की क्रिया हुई, मैच्योरेशन हुआ। अब इनसे क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये n प्रकार, और ये वाली क्रिया कहलाएगी स्पर्मियोजेनेसिस, और इसको हम बोलेंगे, एक और नाम जो दिया जाता है, स्पर्मेटेलियोसिस। ठीक है, दूसरा नाम भी इसका ये होता है। वहीं यहाँ पर भी हम बताएंगे कि किस प्रकार से ओगोनिया उपस्थित होते हैं। ओगोनिया डिवीजन करते हैं, गुणन करते हैं, और गुणन करके क्या बनाते हैं, प्राइमरी oocyte का निर्माण करते हैं। पूरी क्रिया ये क्या हो रही है, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। सारे कैसे हैं, द्विगुणित प्रकार के हैं। यहाँ पर गुणन अवस्था है, मल्टीप्लिकेशन फेज। ये सारी चीजें आपको दिखानी होगी, और डिफरेंशिएशन आएगा। ठीक है, अब इसी से यही कहाँ जा रही है, ग्रोथ में जा रही है। ये हो जाएगी वृद्धि अवस्था, जिसमें ये बड़ी बड़ी हो जाएगी, और ये भी प्राइमरी oocyte ही कहलाएगी, जो कि 2n प्रकार की। अब ये आगे जाकर मैच्योरेशन में जाएंगी। ठीक है, परिपक्वन में जाएंगी, तो ये बनेंगी यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, सेकेंडरी oocyte का निर्माण करेंगी। 2n की जगह ये क्या हो जाएगा, अगुणित और पोलर काय का निर्माण करेंगी, जो कि यहाँ पर वापस से अगुणित होगा। यहाँ पर हुआ था मियोसिस फर्स्ट, इसके बाद यहाँ से वापस होगा मियोसिस सेकेंड, दूसरा प्रकार का। यहाँ पे बनेगा एक मैच्योर ओवम, और इस प्रकार से 3 पोलर काय, जो कि अगुणित प्रकार की होगी। ओवम जो होगा वो भी अगुणित प्रकार का। तो इस प्रकार से हमें दिखाना है कि किस प्रकार से ये संरचनाएं यहाँ पर बन रही है। पूरा प्रोसेस हम दिखाएंगे, और लास्टली हम बात करेंगे उसकी संरचना ही, किस प्रकार से ये संरचना यहाँ पर बन रही है। तो हम डिफरेंशिएशन में ये भी बताएंगे
शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर एंडोसोम उपस्थित है, न्यूक्लियस उपस्थित है, ये सारी चीजें हमें बतानी है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये टेल भाग है, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रियोल उपस्थित है, यहाँ पर रिंग सेंट्रियोल है। तो इस प्रकार पूरी संरचना को हमें यहाँ बताना है। वहीं यहाँ पर ओवा की पूरी संरचना को हम बताएंगे कि किस प्रकार से ये व्यवस्थित रहता है और कौन कौन सी झिल्लियां यहाँ पर उपस्थित रहती है। इसको हम बोलेंगे कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेलुसिडा, फिर ये अंदर की तरफ आएगी जो विटेलाइन झिल्ली, ठीक है। और बीच में न्यूक्लियस भी उपस्थित है। यहाँ पर हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल समीपस्थ कारक केंद्र, डिस्टल दूरस्थ कारक केंद्र, सेंट्रियोल, रिंग सेंट्रियोल, ठीक है। ये मध्य भाग हो जाएगा, ये हेड भाग हो जाएगा, शीर्ष भाग। तो इस तरह से हमें ये सारी संरचनाएं बतानी होगी और इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं शुक्राणुजनक और अंडाणुजनक। तो हम पहले समानताएं बताएंगे और समानताओं के बाद इजीली हम वहां पर डिफरेंशिएशन को बता सकते हैं कि किस तरह से इन दोनों में डिफरेंसेस उपस्थित है।